तो चलिए स्टूडेंट्स सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लास्ट क्लासेस में हमने जो आपसे डिस्कस किया था वह 2020 का पेपर हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया था। बट आज की क्लासेस में हम 2021 का क्वेश्चन पेपर आपसे हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स आपकी परीक्षा जो 25 मई को होने जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यूपीएससी के जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं यह सीरीज हमने चला के रखी है। प्यारे विद्यार्थी, अब तक हमने आपसे 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 मतलब कि 2014-15 से लगा करके 2020 तक के हमने आपके साथ में यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और न केवल डिस्कस किए बल्कि आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स की टर्मिनोलॉजी बताने का प्रयास किया है कि आप यूपीएससी का आंसर किन बातों को विशेष ध्यान रख करके निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे शब्दावली, कुछ ऐसे की टर्मिनोलॉजी वो हम आपसे इस क्लासेस में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। न केवल यही चर्चा करेंगे बल्कि आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, जो ट्रेंड एनालिसिस, हम उस पर भी आपसे फोकस करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलें। स्टूडेंट्स, इन सब के अलावा हम आपके साथ में हमने आपको विजन आईएएस की, दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई थी जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके थी। लेकिन मैं कहूँगा आप जीएस की देखें ना देखें, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता, आपने जो टेस्ट सीरीज देखनी है, अगर आपने देखना चाहते हो तो आप टेस्ट नंबर जो आपका 15 है बेटा, उसके बाद में जो होने वाली क्लासेस हुई हैं, चाहे 16 हो, 17, 18, 19, 20, आप उनको जरूर देखें क्योंकि वो आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट मतलब कि यूपीएससी को टारगेट करते हुए। वहीं उससे पहले आप देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज है, उससे आपका सब्जेक्ट का रिवीजन होता है। लेकिन जब आप फुल लेंथ टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि किस एरियाज में आपके क्वेश्चन सही होते हैं, किस में गलत होते हैं। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता, मैंने आपके साथ में 10 सी सेट के टेस्ट प्रोवाइड करवाए हैं और टेलीग्राम पर इनका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है और साथ ही साथ इनका वीडियोस भी आपके साथ में डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये जो आज का पेपर है वो 2021 का है। अब यहाँ से आपको यूपीएससी में एक बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? एक बदलाव आपको इन क्वेश्चनों में मुख्य रूप से देखना प्रमाणित मिलेगा। चलिए आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा, सारी चीज़ें आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें विजुअल हो रही हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए, इकोनॉमी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा जा रहा है आपसे सही। ये कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं बेटा, यहाँ पर सही पूछा है कि गलत पूछा है, इसको थोड़ा सा ऐसे जैसे मैंने आपने मार्क करके दिखाया तो आपको भी पेपर पे मार्क कर लेना चाहिए, है ना, पेन से। 3 स्टेटमेंट है, ये समझिएगा। देखो यूपीएससी ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको एक और बात बता दूं, वो आपके कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है। किस पर क्वेश्चन पूछता है? अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन बनने का प्रयास करता है। तो जैसे अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, भारतीय संविधान के कतापीय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है। तीसरे में कह रहे हैं कि आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई एक्ट जो अधिनियम है आपका 1934 का, उसके अनुसार प्राप्त करता है। अब आपको सही बताना है बेटा, तो बताइएगा। स्क्रीन पर आपके ऑप्शन हैं और क्वेश्चन है। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो यहाँ पर देखो दूसरा स्टेटमेंट को जरा समझो। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के, प्यारे बच्चे अगर आपने पॉलिटी, जैसे कि आप पॉलिटी के विद्यार्थी हैं, आपने पॉलिटी खूब अच्छे से रिवाइज भी की है और पढ़ी भी, अब तो अंतिम समय पर है, ठीक है, आपने पॉलिटी रिवाइज की है, तो आपने कहीं पर भी भारतीय संविधान के अंदर कोई सी भी पार्ट में आपने कहीं पर भी भारतीय संविधान के अंदर आरबीआई की चर्चा नहीं सुनी होगी। हाँ, आप फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, संविधान का आर्टिकल 280, अब बात करते हैं वहां पे, परंतु स्टूडेंट्स आप आरबीआई के बारे में नहीं पढ़ते। आरबीआई की जो चर्चा आपको मिलेगी वो आपको मिलती है आरबीआई एक्ट जो आपका 1934 का बेटा, उसमें आपको चर्चा मिलती है। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है आरबीआई, उसके गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, बात सही है। और अभी कौन है? अभी वर्तमान में देखिए, अभी आपको बताना है, कमेंट्स में बताइएगा
कमेंट्स में आपको बताना बच्चे कि अभी वर्तमान में जो गवर्नर हैं, पहले शक्तिकांत दास सर थे, अभी कौन है वर्तमान में, ठीक है, आपको कमेंट्स बताना है। दूसरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि आरबीआई का गवर्नर जो है अपना क्षेत्राधिकार जो पावर मिलती है उसको कहां से, वो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार मिलती है। तो यहां पर बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, अगर आप में थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया होता तो आप इसका आंसर दे सकते थे, है ना। तो यहां पर पहला और दूसरा मतलब कि आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, दूसरा गलत था। देखो जहां दो है उसको कट कर दो, एलिमिनेट मेथड भी लगता तो आंसर आपका सी निकल के आ जाता। चीजें क्लियर। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्लासेस में आपका ये जो टेस्ट है वो सॉरी आपका जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं आपसे भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मतलब कि मजदूरों के लिए जो कुछ वेतन भत्ते दी जाते हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है और ये कह रहे हैं कि कौन सा यह से सही है, मतलब कि आपसे सही पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है बेटा कि सभी अनियत मजदूरी कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, सबको सुरक्षा वहां पर दी जाती है। सभी अनियत मजदूर नियति कार्य समय एवं समोपरित भुगतान के हकदार होते हैं, ये भी बात सही है, ये भी सही है। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। कौन कर सकती है? सरकार। जी हाँ, सरकार को यह अधिकार दिया हुआ है, सरकार इस पर ये चीजें कर सकती है। आपको बता दें कि यह मानते हुए नियोक्ता जो संविदात्मक और स्थायी कर्मचारी के बीच में अंतर नहीं कर सकता। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अपने फैसले पर ये ठीक है निर्णय दिया था और कहा आकस्मिक जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान आप देखोगे अधिनियम के तहत में सामाजिक सुरक्षा और लाभ के हकदार होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे पीएफ अधिनियम की धारा जो 2 रखी गई है वो भी इसमें कर्मचारियों की परिभाषा को समावेशित करने का प्रयास करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस रहा बेटा, वो केस आपका कौन सा है? 2020 का है, तो उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, बताइएगा। वीडियो को पॉज करके मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन देखे। बेटा देखो क्वेश्चन आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें, उससे आपको क्या है कि आपका एंगेजमेंट बढ़ जाता है, ठीक है, क्लासेस में। तो आपको जो फील होना चाहिए वो फीलें आपको हो जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहे हैं आर्थिक मंदी के समय, मतलब कि जैसे आर्थिक मंदी का इन द सेंस यहाँ पर है इकोनॉमिक क्राइसिस। बेटा जब आप पढ़ते हैं इकोनॉमी में तो 2008 में आपको सर ने फाउंडेशन जिससे भी आपने किया होगा, आपने खुद पढ़ा होगा, चाहे रमेश सिंह पढ़े, दृष्टि के पढ़े, जो भी आप पढ़ते हैं किताब, ठीक है। तो वहां पर बेटा आपको खासतौर पर बताया जाता है जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो क्राइसिस आया था 2008 का, उसके बारे में। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। अब जब आर्थिक आपके यहाँ पर मंदी आ जाए, आर्थिक मंदी हो जाए, तो उस समय आप क्या कदम उठाएंगे, है ना। तो ये पूछा गया है। कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना। बेटा देखो ब्याज दरों में अगर वृद्धि करोगे तो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई क्या होगी? नहीं बढ़ पाएगी। तो पहला तो नहीं कर सकते। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना या कर की दरों में वृद्धि। देखो बेटा जब कर आप बढ़ा दोगे टैक्स, है ना, तो लोग जब टैक्स ज्यादा देंगे तो उनके पास में एक्सपेंडिचर करने के लिए मतलब कि व्यय करने के लिए पैसा कम बचता है। और ब्याज दरों को कम करना नहीं बेटा, आपको कर की दरें भी कम करनी पड़ेंगी और ब्याज दरें भी कम करनी पड़ेंगी। तो ये भी गलत हो गया। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी। बेटा देखो सार्वजनिक, अब आप कह रहे हैं इकोनॉमी क्राइसिस है, आपकी मंदी, आपके यहाँ पर मंदी छाई हुई है, ठीक है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं मनी के अंदर, मार्केट के अंदर सॉरी मनी की सप्लाई रुकी हुई है। तो उसमें कह रहे हैं कि आप क्या करो, व्यय में कम कर दो। नहीं बेटा ऐसे इसमें व्यय कम नहीं है बल्कि व्यय ज्यादा होता है। मतलब कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय जो होगा वो अधिक होता है ताकि क्या होना चाहिए, मार्केट जो है अपने सर्किल में चलना प्रारंभ कर दे, उससे बाहर निकालने का प्रयास। और कौन करता है? 2 करते हैं। ध्यान रखना जब भी मंदी का सामना होता है तो अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो फेडरल जो आपकी बैंक है अमेरिका की वो इस पे काम करती है क्योंकि डॉलर के चलता है ना मार्केट में। और खासतौर पर भारत की बात कर लें तो वहां पर सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर के इसका निर्णय करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। देखिए
कथनों पर विचार करें और पूछें आपसे कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट है। पहला ये कह रहे हैं अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के बाजार मांग बढ़ सकती है यदि। अब देखो क्यों वस्तु की मांग बढ़ेगी, ऐसा क्या हो सकता है जिससे किसी वस्तु की डिमांड ग्रोथ कर जाए, ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है। पहला, इसकी स्थानपन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, मतलब कि जो स्थानपन्न वस्तु का मतलब क्या होता है बेटा, स्थानपन्न वस्तु बताइएगा, स्थानपन्न वस्तु का मतलब क्या होता है, स्थानपन्न वस्तु का मतलब क्या होता है। देखो ऐसी वस्तु होती है, स्थानपन्न वस्तु का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक वैकल्पिक मांग के रूप में, है ना, एक वैकल्पिक मांग के रूप में। तो पहला एकदम सही है कि जो आपकी इसकी स्थान जो पत्र वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उससे दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे पेप्सी, और आप क्या कर सकते हैं, चाय की बात कर सकते हैं, चाहे कॉफ़ी ले सकते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा है कि उसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। देखो जब उसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो क्या तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं है भाई। मान लीजिए पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगा तो कम कर देंगे लोग, डिमांड नहीं ले सकते। जैसे गोल्ड का प्राइस आज कितना हो गया है, लगभग 1 लाख के आसपास है। अब 1 लाख के आसपास है, अगर वो और बढ़ेगा तो लोग नहीं लेंगे, कुछ और लेना शुरू कर देंगे, कम लेंगे, है कि नहीं। तो ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि। देखो सामान्यतः इकोनॉमी का सिद्धांत कहता है बेटा कि यदि आपकी जो इनकम है, यदि आपकी इनकम ग्रोथ करती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स बढ़ जाती है, मतलब कि आपकी जो क्वालिटी लाइफ है बेटा वो आपकी क्या है, बढ़ जाती है। आज आप छात्र जीवन में, कल आप सर्विस में आएंगे, आज आप पैसे लेते हैं, ठीक है, पेंशन पर आप पल रहे हैं, और कल आप पेंशन देंगे तो दोनों में अंतर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत घटती है। अगर कीमत किसी वस्तु की घटेगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 1 और 4 आपका सही हो जाएगा। देखो तीसरा स्टेटमेंट कदापि सही नहीं था। आप मान लीजिए अगर आपको नहीं भी पता था और कोई, लेकिन तीसरा हमें 100% पता था, हम श्योर थे, और जब तीसरा हमें पता था तो हम एलिमेंट मेथड लगाते हैं और राइट आंसर निकाल लेते। तो करेक्ट आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दे बेटा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इस क्लास को रिकॉर्ड करता हूं तो मैं आपको बता दूं, इसके क्लास को रिकॉर्ड के पहले, करने से पहले, बहुत टीचर नहीं बताते, मैं बता रहा हूं। देखो सभी पढ़ के आते हैं, लगभग मैं 150 से 200 पेज का पूरा पेपर पढ़ता हूं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, फिर मैं आपके साथ में चर्चा करता हूं। फिर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ना आंसर की ना किसी चीज़ की। बाय द वे एक आध क्वेश्चन 100 में से गलत हो जाए कि माइंड पे से थोड़ा रपट जाए, नहीं तो मैं पूर्ण रूप से आपसे डिस्कस करता हूँ और पूरा एनालिसिस करता हूँ जितना होता है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे, भारत में सहकारी बैंकों, बेटा सहकारी बैंकों को आपने देखा होगा, एक होती हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक होती हैं आपकी रूरल कोऑपरेटिव बैंक, 2 बैंकें होती हैं। नाबार्ड आपने इसका एक प्रमुख, मैं कहूँगा जैसे बैंकों का बैंक क्या है, बापों का बाप आरबीआई होता है इनका, वैसे ही जो सहकारी बैंक होते हैं इनका जो बैंकों का बैंक होता है वो आपका नाबार्ड होता है, जो 1982 में बना था। गॉट इट। तो उस पर आपसे पूछा गया, पहला, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मॉडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमित किया जाता है। अब मुझे बताओ कि जब जो सहकारी बैंक होती हैं, जो सहकारी बैंक होती हैं, क्या इसका पर्यवेक्षण जो खासतौर पर आपकी स्थानीय जो राज्य सरकारें हैं वो करती हैं कि नहीं, पहले बताओ करती हैं कि नहीं। अरे सोचो, थोड़ा बहुत माइंड को चलाओ, करेंगे क्या, नहीं, तो कौन करेगा इसका पर्यवेक्षण जो करता है बेटा वो आपका आरबीआई करता है। कौन करता है, ये कह रहे हैं स्थापित स्थानांतरण मॉडलों उनका पर्यवेक्षण विनियमित, नहीं बेटा सरकारें नहीं करती हैं, आरबीआई करता है, ठीक है। और इनको खासतौर पर कहा गया है कि जितने भी सहकारी बैंक होते हैं प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अनुसार इनको अपना 40% क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका ऋण देना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। दूसरा कह रहे हैं कि वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयरों
शेयर जारी कर सकते हैं। क्या इनको शेयर जारी करने का राइट दिया हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। ये क्योंकि धन जुटाने के लिए, मान लीजिएगा जो कोऑपरेटिव बैंक होते बेटा, उनके पास में पैसा नहीं है और वो धन जुटाना चाहते हैं, पैसा इकट्ठे करना चाहते हैं, एकत्रित करना चाहते हैं, तो उनको एक ऑप्शन मिला हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई इक्विटी या फिर शेयर जारी करके भी आप मुद्राएं मार्केट से जुटा सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। तो देखो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, परंतु पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पूछा गया आपसे क्या है, कौन सा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। बेटा आपने देखो पॉलिटी में आप जब सहकारी कोऑपरेटिव की बात करते हैं, ठीक है, जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल, जिसमें आप डीपीएस भी पढ़ते होंगे और डीपीएस में 43 आप पढ़ते हैं बी, तो उसमें बात कही गई है। इन सब के अलावा बेटा, इन सब के अलावा आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, आर्टिकल आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ते हैं 19 का, तो उसमें आपको देखने के मिलेगा। खास तौर पर एक और ध्यान रखना, ये जो वर्ष है 2025, ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर में रहा है, चर्चाओं में पूछा जा सकता है। 2025 में आईयूसीएन के द्वारा क्या है, इंटरनेशनल वर्ष ऑफ ईयर मनाया गया है कोऑपरेटिव जो सोसाइटी को लेकर के। वैसे ही ग्लेशियर को लेकर के भी इंटरनेशनल बनाया गया है और उसके साथ साथ 3 बनाए गए हैं, एक तो ग्लेशियर वाला है और एक आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एक और है बेटा, मेरे जैसे दिमाग पे आएगा तो मैं बताऊंगा, 3 उसने बनाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये भी बैंक से ही क्वेश्चन है। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल, अब आपने बॉन्ड पढ़ा होगा, बॉन्ड यील्ड पढ़ा होगा बेटा, पढ़े कि नहीं? प्रतिफल, बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे बेटा, देखो होता है क्या है, बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, ब्याज। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मानो कि कंपनी है एक ए और मानो कि एक व्यक्ति है बी। इस कंपनी ने मानो कि अपना कोई बॉन्ड जारी किया, क्या जारी किया, बॉन्ड जारी किया बेटा, ठीक है, मार्केट में। अब इसने कहा कि मेरा बॉन्ड ले लो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बॉन्ड ले लो 10% ब्याज की दर पर और 1000 में बिक रहा है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, बी ने ये बॉन्ड क्या है बेटा ले लिया, एबीसी नाम का बॉन्ड था और बी ने बॉन्ड ले लिया। अब इसको क्या है, मानो कि 2025 में इसने ये बॉन्ड लिया, अब 2026 में जब ये इसको सेल करेगा, ठीक है, तो इसको क्या मिलेंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1100 में बेचेगा। मतलब कि इसने 1000 रुपये में लिया, अब जब भी बेचेगा 2026 में, क्योंकि इसकी अपनी टाइम लिमिट होती है, तो जब ये अब इसकी टाइम लिमिट पूरी होगी 2026 में, तो जब ये बेचेगा तो इसको 1100 का बिकेगा। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए आगे मंदी, मान लो बेटा आगे मंदी, अब पैसे की जरूरत है किसको, इस बी को, तो बी क्या करेगा, इसको बेचेगा क्योंकि पैसे की जरूरत है। तो जब ये बी बेचेगा बेटा, ये देखो ये जो है ना, ये 10% यही इसका यील्ड है, ब्याज है। अब इसको बेचना है, मान लो एक व्यक्ति आया सी नाम का, सी ने कहा ठीक है मैं बॉन्ड ले रहा हूँ, बॉन्ड बेच रहे हो, बी से कहा, बी ने कहा हाँ भैया बॉन्ड बेच रहे हैं। बोले ये बॉन्ड है और ये 1100 रुपये का बॉन्ड है और ये 1100 का बॉन्ड होगा आपका कब, 1100 का बॉन्ड जो है ये होगा आपका 2026 में। उसने कहा 2026 बहुत दूर है, आप बताओ आप कितने का बेचोगे। अब उसको नीड सी जरूरत थी तो उसने बॉन्ड बेचा। उसने कहा ठीक है मैं बॉन्ड क्या कर देता हूँ, मान लीजिए मैं बॉन्ड बेच देता हूँ आपका 1050 में। मानो कि उसने कहा मैं बॉन्ड बेच रहा हूँ 1050 में, फिर उसने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा, अगर आप 1000 में दो या फिर 900 में दो तो मैं ले रहा हूँ। अब देखो अगर वो 900 में बॉन्ड बेचे भी मानो, तो उसको देखो बेटा कितने का होगा, 200 का, मतलब कि 20% का उसको हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 200 का उसको लाभ होगा, तो यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि मान लीजिएगा, जब भी ध्यान रखना जो बॉन्ड होता है ना बेटा, इसको ध्यान में रखना, जब भी बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, जब भी बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो बॉन्ड जो यील्ड होती है बेटा, बॉन्ड जो यील्ड होती है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये ध्यान में रखना, यील्ड मतलब कि होता है उसका ब्याज, ठीक है, उस पर लगने वाला टैक्स। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जितना हो सकता है मैंने इसमें समझाया, बाकी तो ये फाउंडेशन कोर्स जब होता है आपका क्लासेस में, ये बहुत अच्छे से एक एक शब्द आपको बताया जाता है। खैर आइए क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन को आधार बेस बनाने के लिए मैंने आपको हो सकता है जितना कम ही डोज के अनुसार दिया है, क्योंकि पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, जैसा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है।
भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किससे प्रभावित होता है। अब देखो ये किस किस से प्रभावित हो सकता है। ये यूपीएससी का बड़ा अच्छा मुझे ट्रेंड लगता है कि जब वो पूछता है, आपने पढ़ के रखा है उसको रट्टे मार के, उसने कहा अप्लाई करके दिखाओ। यूपीएससी का एग्जाम अप्लाई करवाता है आपसे, प्रीलिम्स में भी अप्लाई करवा रहा है। जैसे यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, देखो जब भी ध्यान रखना बेटा, जब भी जो फेडरल रिजर्व है बेटा, अगर उसने मान लीजिए अपनी रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जब भी उसने बढ़ा दिया, तो जितने भी, ध्यान रखना, जितने भी आपके एफ डी आई हैं, एफ वी आई हैं और एफ एफ आई हैं, एफ आई आई हैं, ये सब क्या करते हैं, विदेशों से जो विकासशील मार्केट है इनसे पैसा निकालते हैं और जाकर के अमेरिका के बाजार में लगा देते हैं और लाभ कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई बिल्कुल, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। और मुद्रास्फीति एवं अल्पकालिक जो आप देखोगे ब्याज दर, जी हाँ, इस पर भी पड़ेगा। तो इन सभी पर बॉन्ड यील्ड का आप देखोगे प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, बताइएगा 7 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पूछा गया है उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक में सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। क्या पूछा है, प्रत्यक्ष निवेशक पूछा गया, मतलब कि आपके जो एफडीआई है उसके बारे में पूछा है, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टर होते हैं बेटा, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा है। बताओ, वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दो। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक, वैश्विक निक्षेपण मतलब कि डिपोजिटरी प्राप्तियां या अनिवासी विदेशी जमा। बताओ, वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दे बच्चे। चलिए, आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो, जो एफडीआई होते हैं बेटा, इनका जो सम्मिलित करते हैं, पहला होता है आपका विदेशी मुद्रा प्राप्त, जो आपके संपरिवर्तनीय बॉन्ड होते हैं, वो खासतौर पर इसके अंदर ही क्या है, शामिल किए जाते हैं। तो पहला एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि कुछ शर्तों के साथ में विदेशी संस्थागत निवेशक, जी हाँ, विदेशी संस्थागत निवेशक जिसमें एफडीआई है, एफपीआई है, एफएफआई है, ये आती हैं। वैश्विक निरपेक्ष जो आपके निक्षेपागार मतलब कि डिपोजिटरी प्राप्तियां, ये इसके अंतर्गत आती हैं, जी हाँ। फिर कह रहे हैं अनिवासी विदेशी जमा, बेटा ये इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो एफडीआई होता है ये आपके संस्थागत निवेशक होते हैं, या वहां पर या तो आप देखोगे किसी कंपनी के स्वामित्व में आएगा, या फिर वह आपकी रियल सेक्टर में आएगा, या फिर वहां पर एक लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आता है। तो ये अनिवासी जो विदेशी जमा है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि वो तो उसको निकाल लेना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो मतलब कि आंसर सी नहीं था, डी नहीं था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, विचार करवा रहा है आपसे और पूछा है कौन सा सही है। देखो, किसी, अब इन्होंने क्वेश्चन ये दिया है, इन्होंने क्वेश्चन तो ये है, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, देखो जरा समझना, दो शब्द आपसे पूछे जाते हैं, एक होता है अवमूल्य, अवमूल्यन, और एक होता है मूल्यह्रास। ये दो शब्द आपने पढ़े होंगे आवश्यक ही, पढ़े कि नहीं, ये दो शब्द आपने पढ़े होंगे बेटा। मूल्यह्रास, देखो अवमूल्यन का मतलब होता है बच्चे कि जब भी आप देखोगे गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है तब आपका अवमूल्यन होता है, मतलब कि डॉलर के सापेक्ष आपने अपनी स्थानीय लोकल करेंसी को कमजोर कर लिया। ठीक है, तब ये होता है अवमूल्यन। वहीं अगर हम देखें, मूल्यह्रास का मतलब होता है जब आपकी मूल्य जो है, आपकी जो मुद्रा है वो किसी वस्तु के सापेक्ष आप देखोगे कम हो जाए, जैसे इन्फ्लेशन होता है बेटा। ठीक है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है अपेक्षाकृत किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक है, तो चलिए अब इसी पर पूछा गया, मूल्य जो अवमूल्यन होगा मतलब कि जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो जाए। तो पहला, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है। देखो होता क्या है बेटा, आपकी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं
और जब आपकी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं तो लोग आपकी वस्तुओं का एक्सपोर्ट अधिक करते हैं, क्योंकि डॉलर तो महंगा हो गया। जैसे अभी डॉलर कितना है, लगभग 85 दशमलव कुछ है ना, अज्यूम करें। अब मानो ये डॉलर क्या हो जाए, 100 पे हो जाए, तो व्यक्ति $1 देगा और 100 रुपए के बराबर वस्तु खरीद लेगा, तो आपकी वस्तु क्या होगी, एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा। तो उससे क्या होता है बच्चे, उससे आपका विदेशी जो निर्यात में प्रतिस्पर्धा क्या है वो ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। तो ये बात तो एकदम सही है। दूसरा है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। देखो बेटा ये गलत है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है ये नहीं है, ये बल्कि क्या कर देता है, घट जाता है। घरेलू मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है ना। और जब वैल्यू कम हो जाती है तो ये भी ध्यान रखना, इस समय क्या हो जाता है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपको डॉलर रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। आपकी वैल्यू क्या है, वस्तु उस रुपए की मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है डॉलर के मुकाबले, तो ये भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपका इंपोर्ट जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है बेटा, ये भी बढ़ जाता है और इंपोर्ट आपका महंगा हो जाता है। तो जो फॉरेक्स रिजर्व होता है प्यारे बच्चे, वो भी आपका कम होता है, इकोनॉमी भी आप देखोगे कम हो। तीसरे में कह रहे हैं व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। नहीं बेटा, व्यापार संतुलन में कहां से सुधार ला देगा, मैंने बताया तो आपको। आप मान लीजिए 1 रुपए की वस्तु दे रहे हैं परंतु 10 रुपए की वस्तु खरीद रहे हैं, तो आपका तो घाटा ही हुआ। तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो हो जाता है वो ज्यादातर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट होगा वो इसका सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब कि जो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए था, सही आपसे पूछा था बेटा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे चलने से पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स है ना, मैंने आपको बताया। 7 नंबर का क्वेश्चन दिएगा इसका राइट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखो बेटा क्वेश्चन आपका है 9 नंबर का। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। जब ब्लैक मनी अधिक हो जाएगी मार्केट में, क्या हो जाएगी, जब काला धन जो है आपका ब्लैक मनी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो उससे सरकार के प्रति कुछ चिंताएं व्यक्त होती हैं। न केवल सरकार के प्रति बल्कि वहां की जो बैंक होती है उसके प्रति भी होती है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। पहला, स्थावर संपदा के क्रय और अविलासिता युक्त आवास में निवेश के संसाधनों का अपयोजन होगा। अनुउत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय होगा। राजनीतिक दलों को बड़े चंदे और क्षेत्रवाद का विकास, ये तो गलत, ब्लैक मनी से ऐसा नहीं होता है। कर अपवंचन के कारण राजकोष के राजस्व में हानि होती है। बिल्कुल बेटा यही बात आपकी सही है, क्योंकि ब्लैक मनी का मतलब कब है, ब्लैक मनी कहाँ इकट्ठी हो रही है बेटा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने टैक्स ही नहीं दिया। अगर आप टैक्स पे करते तो वही क्या हो जाती, व्हाइट मनी हो जाती। गॉट इट, तो वही क्या हो जाती, व्हाइट मनी हो जाती। और लोग करते हैं इसको बाइट, अलग अलग अकाउंट्सों से बाइट कर लेते हैं इसको। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्हीं सबको तो ध्यान में रख के सरकार लेकर के आई थी, नोटबंदी का मुद्दा यही तो था। फिर उसके बाद में बैंकों का यूनिवर्सलाइजेशन किया और भी लोगों के सबके खाते खोले, तो इसका रीजन यही था। देखो मुद्रास्फीति से यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है आपको, बोलो हाँ, कि अगर इकोनॉमी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे, समझ में आ रहा है। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। मतलब कि इन्फ्लेशन का कौन सा ऐसा कारक है बेटा जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। पहला, सार्वजनिक ऋण की आप देखोगे चुकौती, बजट घाटे, वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। देखो अगर आप जनता से उधार ले रहे हो तो पैसा क्या है, मार्केट से आपके हैंड में आ रहा है, मतलब कि आपके गवर्नमेंट के पास में आ रहा है। तो इससे तो इन्फ्लेशन क्या होगी, कम आप देखोगे कंट्रोल होगी। ये तो गलत है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से सुधार, मतलब कि देखो ये भी गलत है, उधार लेना, ठीक है, तो इससे भी नहीं। वहीं अगर हम डी की बात कर ले, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सर्जन। अगर बेटा किसी भी कंट्री के अंदर यदि नई मुद्रा का सर्जन हो जाए, ध्यान रखना, यदि नई मुद्रा सर्जन करी जाए तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस क्षेत्र में इन्फ्लेशन
बहुत हाई लेवल की हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11 नंबर, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा, आप देखोगे गुणांक में वृद्धि होती है। देखो मनी मल्टीप्लायर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मनी मल्टीप्लायर आपने पढ़ा है। ये क्या है? इसका मतलब होता है बेटा कि मार्केट के अंदर कितना मनी का फ्लो हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक बैंक ए है और इसके पास में 100 रुपए हैं, इसने बैंकों को क्या किया, आरबीआई जो थी बेटा, आरबीआई ने 100 का नोट आपका इशू किया। अब 100 रुपए उसने इशू किए, तो आप देखोगे इसके पास में गया 10% इसने रखा, तो 90 रुपए बी को दे दिया। अब बी ने क्या किया, अपने पास में क्या रखा, 10% रखा और सी को दे दिया, तो मतलब कि कितने रुपए दे दिए, 91। फिर उसके बाद में इसने क्या किया, सॉरी 91 कहां से आ जाएगा, 89 रुपए आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 89 रुपए आएगा। सॉरी 1 सेकेंड, मेरा भी माइंड कहाँ काम कर रहा है, 81 रुपए आएगा। ठीक है, 10% रखा। वैसे ही आप देखोगे अब सी ने डी को दे दिया, तो इसने भी अपने पास 10% रखा, तो कितना 8, मान लेते हैं 8 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब कि आपका 72 रुपए। कहने का तात्पर्य ये है, 73 मान लो, चलो 73 रुपए। कहने का तात्पर्य ये बेटा कि 100 रुपए थे, अगर आप 100 रुपए को देखें तो ए के पास 100, फिर 90, फिर 81, फिर 73। कहने का तात्पर्य ये बेटा कि जो मार्केट के अंदर आप देखोगे मुद्रा किस तरीके से सर्कुलेट कर रही है। अब मान लो कि बैंक ने दे दिया और किसी ने इसको जमाई करके रख लिया जेब में, तो अब मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है, किसका, रिजर्व का। अगर रिजर्व ज्यादा होगा तो जो मनी मल्टीप्लायर है बेटा आपका कम हो जाएगा। और ये क्या होता है, जो मनी मल्टीप्लायर होता है बेटा, ये आदतों को दर्शाता है कि आप बैंक में कितनी सर्विस ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो उसी के बारे में आपसे पूछा है। बैंकों में आरक्षित जो आपकी नकदी निधि के अनुपात में वृद्धि, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। बैंकों के संबंधित चल निधि अनुपात में वृद्धि, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि और देश की जनसंख्या में वृद्धि। देखो इसमें अगर आप अब आंसर की तरफ जाओगे तो यहां पर गारंटी ले लोगे कि सर आपका जो डी नंबर का है ऑप्शंस, ये तो इसमें होगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगा। ठीक है, अब बचे आपके पास में ए बी सी। अब आप जब जाओगे बेटा, जब आप कहोगे कि सर इसमें अगर हम 11 नंबर का क्वेश्चन है ना, हाँ, जब आप देखोगे क्योंकि लोगों की जो बैंकिंग आदतों में अगर वृद्धि होती है, लोगों ने मान लो पैसा जमा के कर लिया, अपने पास ही रख लिए, लोग पैसा नहीं दे रहे, तो उससे किस तरीके से ये काम करेगा। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। लोगों की जो बैंकों की आदतें होती हैं उनमें अगर वृद्धि हो जाती है, ठीक है, उनका वृद्धि होना जरूरी होता है, क्योंकि मनी का जो सर्कुलेट होता है बेटा लोगों की आदतों से होता है। आप पैसा ला रहे हैं लेकिन लोग उसको बैंक में नहीं लेके जा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा। देखो ये कह रहे हैं आपसे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। मतलब कि डिमांड डिपॉजिट जो आपकी डिमांड जो आपकी प्रेरित जो आपकी मुद्रास्फीति है वो कैसे होगी। जैसे विस्तारकारी नीतियां। विस्तारकारी नीति का मतलब क्या होता है बेटा कि यदि आरबीआई अपनी रेपो रेट, आरबीआई यदि अपनी रेपो रेट को कम कर दे, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दे, एसएलआर को कम कर दे, सीआरआर को कम कर दे, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन करे, उसके साथ साथ वहां पर जाकर के किसी बॉन्ड का क्रय कर ले, खरीद ले, तो मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। राजकोषीय प्रोत्साहन, हाँ, अगर आप लोगों को मान लीजिए सब्सिडी दे रहे हैं, उनके पास में जेब में पॉकेट में उनके पास पैसा जा रहा है, डायरेक्टली आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके अकाउंट में दे दिया, तो लोगों की आदतों में वृद्धि होगी, तो वो वस्तु की डिमांड गेन करेंगे, तो उससे वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी जो आप देखोगे इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है। जैसे उच्च क्रय क्रिया शक्ति, यहाँ पर जो बेटा ये जो उच्च क्रय क्रिया शक्ति के बारे में जो बता रहे हैं आपसे, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के तो आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। देखो बेटा जब आपकी उच्च क्रय शक्ति होती है
तो वो खास तौर पर क्या है, आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। बढ़ती ब्याज दर, देखो ब्याज दर अगर बढ़ेगी तो किधर से, मुझे बताओ, मैं कहूं अगर मान लीजिएगा रेपो रेट पर अगर वो बढ़ा दे आरबीआई, अभी कितना, मानो कि आरबीआई आपको बैंकों को 4% पे दे रहा है। अब जो बैंक है बेटा, वो बैंक क्या कर रहे हैं, वो बैंक लोगों को, मतलब कि सिविलियन को क्या कर रहे हैं, इस पे से आप देखोगे कितना 9% पर दे रहे हैं या 10% ब्याज पे दे रहे हैं। अब बेटा जरा सुनो, आरबीआई क्या करे, आरबीआई क्या करे, वो आरबीआई आप देखोगे रेपो रेट को बढ़ा करके 6% कर दे। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, क्या आपको बैंक अब भी 9 पर देगा? अब तो बैंक अपना निकालेगा ना, वहां पर 5-6% प्रॉफिट लेगा, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कर्मचारी हैं, लोग काम कर रहे हैं, उसका सिस्टम है, सारी चीजें, वो टैक्स भी पे कर रहा है वगैरह वगैरह, अपना प्रॉफिट भी लेगा। तो अब वो क्या करेगा, अब बेटा डबल पर देगा आपको, अब देगा वो 12% पर, अब देगा आपको 13% पर। तो मुझे बताओ, क्या आप 13% 12% पर ब्याज पर लोन लोगे? नहीं लोगे ना। तो बढ़ती ब्याज दरों से कैसे आप डिमांड कर सकते हैं? आपके पास में मनी नहीं होगा तो किस वस्तु की आप डिमांड कर सकते हैं? तो चौथा जो पांचवा स्टेटमेंट था बेटा, ये इसमें ऐसा स्टेटमेंट था कि आप 100% इसकी गारंटी ले लोगे कि सर ये तो आपका गलत होगा ही होगा। और कितना, 100% गलत होगा। अब देखो, जैसे ही आपको पता चला कि आपका पांचवा स्टेटमेंट 100% गलत है, तो आप मुझे बताओ आंसर कैसे नहीं निकलेगा? तो राइट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे कि मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी जो आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स बिजनेस होता है बेटा, ये इसका कोई इसमें लेना देना नहीं होता है, बल्कि ये तो दिखाता है कि किस तरीके से चल रहा है सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेपर आपके पास में होगा, ये मैं उम्मीद करके चलता हूं। देखिए क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब यहां पर पूछा गया है किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। जरा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर तो दो। देखिए पहला, खुदरा निवेशक मतलब कि डीमेट खाते के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल मतलब कि ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। क्या बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि डीमेट आप देखोगे अकाउंट के माध्यम से आप प्राइमरी मार्केट के अंदर ट्रेजरी बिल में क्या कर सकते हैं, और भारत सरकार के जो बॉन्ड है, जीसैक है, उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे वन फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कहें कि एक दिल्ली से लखनऊ के लिए हाईवे बनाया जा रहा है, तो सरकार ने एक बॉन्ड जारी किया, तो उसके अनुसार क्या करोगे, उसके अनुसार क्या करोगे बेटा, उसके अनुसार आप देखोगे आप क्या कर सकते हो, उसमें बॉन्ड में पैसे लगा सकते हो कुछ समय के लिए, वो फिक्स पर लगता है, ठीक है, और उस पर प्रतिफल आपको दिया जाता है। तो एकदम पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान मतलब कि आप देखोगे नेविगेशन डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारत रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। जी हाँ, ये बात भी एकदम सही है। वहीं अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, ये कह रहे हैं आपसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जाता है। नहीं बेटा, ये आपका गलत है। इसमें खास तौर पर क्या है, सेबी काम करती है। कौन करती है? सेबी काम करती है। तो यहां पर आप देखोगे जो तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 14, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब ये कह रहे हैं आपसे वाटर क्रेडिट। देखो वाटर क्रेडिट क्या होता है, पहले इस चीज को अगर समझोगे तो आपको चीजें बड़ी क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, देखो पहला वाटर क्रेडिट है ना, पहला है यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, वाटर जो क्रेडिट है ये इस चीज को लागू करता है, क्योंकि वैश्विक एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में है जो दुनिया में पानी की स्वच्छता लाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो बात सही है। दूसरा है यह वैश्विक पहल है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान प्रावधान। नहीं बेटा, ये गैर लाभकारी संगठन है और इसमें ये वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। हाँ, ये बात सही हो जाएगी। यहाँ पर बेटा देखो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, देखो दूसरा स्टेटमेंट गलत है,
पहला तीसरा स्टेटमेंट सही है तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जरा यहाँ पर ये बात को समझना है, क्योंकि ये जो संगठन है बच्चा, ये वैश्विक मतलब कि दुनिया भर में पानी की स्वच्छता के लिए काम कर रहा है और सुरक्षित, सुलभ, किफायती बनाने के लिए और छोटे ऋणों जैसे किफायती वित्त पोषण के माध्यम से लोगों को सुरक्षित पानी और सुरक्षित पहुंच को भी मदद करता है। ठीक है, ताकि उसमें जीवन स्तर में सुधार हो सके, महिलाओं को आशा और बच्चों के स्वास्थ्य और परिवारों को उज्जवल भविष्य देना, कई ऐसे काम ये एक तरीके से मैं कहूँ कि वेलफेयर स्टेट के माध्यम से काम कर रहा है। यह WTO और विश्व बैंक के तहत नहीं चलता है, तो इसको थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर। आराम से बैठे रहो, धक्का मुक्की मत करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो को थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपको लग रहा है तेज चल रहा है तो स्पीड कम कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। भारत में देखो आपका एक तो बच्चे होते हैं स्पीड बढ़ाएंगे 5x पर देख लेंगे, 1.5 पे देख लेंगे, 2x पर देख लेंगे, उसका बेटा कोई फायदा नहीं है, फिर आप क्लास ही पूरी कर रहे हो, है ना। आपको बेटा समझनी है चीजें, और ये हम कोई टेस्ट सीरीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आपसे यूपीएससी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये ओवरऑल एक पिक्चर शो कर रहा है कि किस तरीके से, शायद आपने ना चीजें ऐसे की हो जैसे मैं आपके साथ में करवा रहा हूँ, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिए। भारत में अंतिम उधारदाता मतलब कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। देखो बेटा आरबीआई के जो कार्य हैं, क्योंकि अंतिम जो उधारदाता होता है वो कौन है, आरबीआई है, बट हमको तो नहीं देता, मतलब सरकार को देता है, बैंकों को देता है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको देता है। पहला देखो, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। बताओ क्या ये बात सही है? अरे बोलो हाँ, कुछ तो बोलो भाई। ये कह रहे हैं अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। क्या ये उद्योग निकायों को, मुझे बताओ, ऋण देता है? आरबीआई केवल दो ही को ऋण देता है, एक तो देता है सरकार को और एक देता है बैंक को, और तीसरे किसी को ये ऋण नहीं देता। सरकार में दोनों आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, ये ध्यान रखना। तो पहले स्टेटमेंट गलत है। अब देखो बेटा, जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर की तरफ जरा बढ़े, तो आंसर आपका ए नहीं होगा, ठीक है। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध करना। हाँ, ये जब अस्थायी कोई संकट आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, तो उसमें आरबीआई क्या करता है, क्योंकि बैंकों का मदर होता है, माता होता है, बाप होता है, तो इनका ध्यान भी रखता है, उंगली पकड़ के इनको बताता है, तो ये बात सही है, पहला गलत है। बजटीय घाटे के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। बेटा देखो, बजट के घाटे को पूरा करने के लिए अगर आप ऋण दे रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा आपके लिए मामला खतरनाक है। वहां से ऋण नहीं लेते, आप बोरोविंग करोगे, मार्केट से पैसा उठाओगे, आप आरबीआई से, या फिर आपका जीसैक जारी करो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, या फिर आप डिमोनेटाइजेशन करो, तब आप पैसा उठा सकते हैं मार्केट से। आप ऐसा नहीं करोगे कि जाओ और जाकर के बजट के घाटे को पूरा करना है। भाई ऐसा बजट क्यों बना रहे हो कि आरबीआई से नई मुद्राएं आपको छपवानी पड़नी है, मतलब कि मनी की जो फ्लो है मार्केट के अंदर बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उससे आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी अपेक्षाकृत किसके, गुड्स के। तो यहाँ पर थर्ड जो स्टेटमेंट होगा ये भी आपका गलत होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, मतलब कि सॉरी, पहला और तीसरा गलत है और दूसरा आपका सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस साधन उपलब्ध कराती है? R2 पढ़े हैं? अब देखो बेटा, ये करंट अफेयर में रहने वाला एक शब्द है R2, है ना, तो बताओ। देखो ये खास तौर पर क्या है, R2 जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पुनर्चक्रण उद्योगों में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार के रूप में काम करता है, ठीक है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी रिसाइकलिंग का एक सामान्य प्राप्त स्वतंत्र जो आपके तृतीय, ठीक है, स्वतंत्र तृतीय पक्ष होते हैं, ऑर्डर को प्रदर्शित करके प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहन करता है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। E2 वर्ड इसको कहा जाता है, ठीक है, R2 वर्ड भी इसको कहते हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको, पेपर का पीडीएफ बेटा टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे।
ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? जो ताम्र प्रगलन संयंत्र होते हैं बेटा, उसमें से कई ऐसे विषाक्त टॉक्सिक ऐसी गैसेस निकलती हैं, ऐसे कई पदार्थ निकलते हैं जो हमारी वाटर बॉडीज को, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। तो उसी पर आपसे पूछा है कि ताम्र प्रगलन संयंत्र के बारे में चिंता का कारण ऐसा क्यों है। पहला, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में निमुक्त कर सकते हैं। मतलब कि उनसे क्या होगा, पर्यावरण में आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर घातक मात्रा में, शब्द जरा समझो। अगर आप कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कुछ मात्रा में निर्मुक्त कर सकते हैं, तो जब हम मान लेते कि हाँ ऐसा बात एकदम सही है, तो पहला गलत है। घातक शब्द देखो, शब्दों का उच्चारण होता है बेटा। यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मतलब कि शब्दों का उच्चारण करना। ताम्रमल कापर मतलब कि जो स्लेह पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निशाचलन लिंचिंग का कारण बन सकता है। ये बात एकदम सही है कि उससे क्या होता है, कुछ धातुओं के चलते वहां पर जो निशाचलन लिंचिंग का कारण वो बन जाता है। वे सल्फर डाइऑक्साइड्स को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। ये भी बात सही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जब आप ऐसे कोई ईंधन वगैरह जलाते हैं तो उससे ये चीज़ें होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर स्लेग पर्यावरण में कुछ भारी धातु जैसे कि मिल्चिंग का कारण बन सकता है और कुछ औद्योगिक जो प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कागज के उत्पादन से धातुओं का गलना सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर जिसमें SOX दोनों के स्रोत भी होते हैं। कॉपर के आयरन ऑक्साइड पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, प्राथमिक घटक है जो कि इसका। आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम, लेड, मरकरी, जिंक भी मौजूद हो सकते हैं। मेटालिक्स जो आपके सल्फेट होते हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट भी मौजूद हो सकते हैं। ईंधन दहन से उत्पादन आप देखोगे भी कई ऐसे चूल्हा, रेस्टोरेंट्स और उसके अलावा सीवरेज जो बैटरीज भट्टियां होती है उनके गणों में उस स्थल में योगदान दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, भट्टी तेल जिसको रिफाइनरी ऑयल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, फाइनेंस ऑफ ऑयल बोलते हैं, जिसको भट्टी तेल कहा गया है। अब उस पर पूछा है पहला, यह तेल परिष्करण काणी मतलब कि रिफाइनरी का एक उत्पाद है, मतलब कि सब आप देखोगे उत्पाद के रूप में जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए मतलब कि करते हैं, बिल्कुल इसका उपयोग भी होता है बच्चे, किसके लिए, ऐसे पावर के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप दें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है आपका, ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा प्रग्रहित कार्बन, वन क्षेत्र मात्रा मतलब कि आप देखोगे वन जैव मात्रा, बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छेदित कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, वायुमंडल में विद्वान कार्बन। तो आपको बताना है बेटा, इसका कमेंट्स में करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या करना है बच्चे, आपको कमेंट्स में इसका करेक्ट आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार जरूर पढ़ें, ब्लैक कार्बन क्या होता है, ब्लू कार्बन क्या होता है, पर्पल कार्बन क्या होता है, रेड कार्बन क्या होता है, ठीक है, ग्रीन कार्बन क्या होता है, व्हाइट कार्बन क्या होता है, ग्रे कार्बन क्या होता है, ये सब इसको गूगल करके पढ़ लेना। क्या है, जितना मैंने बोला बेटा एक ही बार में पढ़ लेना इसको। कार्बन के जो टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन बेटा पढ़ लेना, टाइप ऑफ कार्बन पूछा जा सकता है। जब आ जाएगा तो मैच द फॉलोइंग में देखोगे वहां पे, लेकिन इसलिए पहले ही उसको रेडी कर लो। चलिए, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों में मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। ऐसे कौन कौन से होते हैं जो विदाउट मिट्टी के भी जीवित रह सकते हैं। आप कहोगे सर कोयल, अगर कोई मान लो पत्थर पर है, कोई जीवित है, तो वो भी तो सर आप देखोगे इनडायरेक्टली वो भी तो मिट्टी है, मिट्टी का ही तो एक पार्ट है।
हम कहेंगे बिल्कुल। लेकिन जो इसने पूछा है उसको देखो, मृदा विहीन जो सतह पर जीवित रहने में सर्वाधिक जो संभावना होती है किस किस की, दो ही होते हैं बेटा। देखो मशरूम की नहीं होती है, ध्यान रखना। मशरूम की खेती खासतौर पर जो मशरूम कैसा होता है, मशरूम इस तरीके से होता है, ये छाता के टाइप बन जाता है ऐसे छाता सा, ये मशरूम की खेती होती है। और ये खासतौर पर क्या है, मिट्टी पे ही होती है, तो ये तो गलत है। जो बेटा फर्न होता है ये भी नहीं है। लेकिन लाइकेन और मॉस की अगर हम बात कर लें तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, बाकी के ये सब गलत है। चौथा है ना, ये तो गलत है। तो 2 और 3 हो जाएगा। बहुत इजी सा था। आप जब इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा, टेगा टुंड्रा टुंड्रा वाले क्षेत्रों में यही तो मिलता है, हिमालय जैसे क्षेत्रों में यही तो मिलता है, काई जिसको हम बोलते हैं कई भाषा में। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? आप बताइएगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा ही सॉलिड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या है आपको कवर करना है। देखिए, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है कि जो मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किसका योगदान होता है। जैसे कांग्रेस घास है, एलिफेंटा घास है, लेमन घास है या फिर नट घास है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो कई बच्चे वहां पर घास ही टटो रहे थे माइंड में, है ना। तो बेटा पढ़ना चाहिए, देखो जितना हो सके इन्वायरमेंट, खासकर इस समय इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ठीक ठीक आते हैं। देखो ये जो एलिफेंटा घास होती है ये आपको कहाँ मिलती है बताओ। आपने दक्षिण सूडान की बात करी, सूडान में आपने देखा होगा, ठीक है, उन क्षेत्रों में आपको मिलेगा। कांग्रेस घास भारत में भी मिलती है। जो बेटा लेमन घास होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो लेमन घास होती है ये खास तौर पर आपको मिलती है। इसे सीबो पेंगोन लेमन ग्रास परिवार से माना जाता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ये भारत श्रीलंका की मूल निवासी, ठीक है, जो आपके लेमन ग्रास मच्छरों और अन्य कीड़ों को दूर भगाता है। हालांकि कुछ शिकारी जो आपके लाभकर्णी कीड़ों के लिए भी जहरीला हो सकता है। तो खैर इसको आप थोड़ा सा देखते रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, किसी स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ये 1 लाइन क्वेश्चन होता है। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है पता नहीं है वो ठोक दिए तो बेटा आप ठोकोगे, फिर आपके क्वेश्चन कटेंगे, आप निगेटिव में जाओगे, फिर सही कट जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 22, जीवों में निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करें। मतलब कि जो जीव होते हैं उनके कुछ टाइप आपसे पूछा, और ये कह रहे हैं कि कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। बताओ बेटा कौन से होते हैं। आपने पढ़ा होगा फाइटोप्लैंक्टन पढ़े हैं, अरे बोलो हाँ। जू प्लैंक्टन पढ़े हैं, बोलो हाँ। तो उसी से क्वेश्चन है। किसी को डाइटम भी कहा जाता है, बताओ फिर इसका राइट आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कॉपीपोड की बात कर रहे हैं बेटा, कॉपीपोड इसमें नहीं आता है, ध्यान में रखोगे, कॉपीपोड नहीं आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है और डाइटम, इसको बोलते हैं बेटा जू प्लैंक्टन, ठीक है। और खासतौर पर जो कह रहे हैं आपसे फेरी मिनी फेरा, जो आपके फोरे मिनी फेरा, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा और तीसरा इसमें आता है बेटा, ठीक है, इसमें दूसरा तीसरा आता है। मतलब कि बी आपने देखा होगा, फाइटोप्लैंक्टन होता है, उसके बाद में जू प्लैंक्टन होता है, उसके पास में छोटी मछली होती है, और उसके बाद में बेटा बड़ी मछली होती है कि नहीं। अरे बोलो हाँ, कुछ तो बोलो भाई, कमेंट्स में बोलो हाँ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या बेटा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी चीजें क्लियर भी हैं, आओ। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। अब देखो यहां पर कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है या करते हैं। बताओ कौन से इसमें। पेंगोलियन आता है, पेंगोलियन लगातार चर्चाओं में रहा है, ध्यान रखना, जिसको ब्रज साल्क बोलते हैं। बिल्कुल पेंगोलियन पर जब आप अटैक करते हैं बेटा, तो पेंगोलियन एक तरीके से क्या करता है, सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो पेंगोलिन क्या होता है, सिकुड़ जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है, पेंगोलिन इस बार चर्चाओं में भी रहा था,
दो पेंगोलिन आप पढ़ते हैं, एक तो चाइना पढ़ते हैं, चाइना वाला, और एक इंडिया वाला पढ़ते हैं। यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है कि जो चाइना पेंगोलिन है बेटा, ये क्राइटिकली इंडेंजर है, और भारतीय जो है ये इंडेंजर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको क्या है, इस चीज को ध्यान में, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो तीसरा स्टेटमेंट है, फुल फुल फुल, ठीक है, तो यहां पर देखो तीसरा स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है आपका। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, जो दूसरा है, ये कह रहे हैं सेल मूषक, मार मॉट जो होता है बेटा, ये नहीं इसमें आता है। जबकि जो आपका जाहक हिजांग होता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में सेई कहा जाता है, ये भी पेंगोलिन की तरह ही होती है, इस पे कांटे होते हैं, और ये खासतौर पर क्या करती है, जब भी कोई इस पर इसको मारने के लिए आता है, तो ये खासतौर पर उनको कांटे जो हैं होते हैं उसको खड़े कर लेती है और उससे अपनी रक्षा करती है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें 1 और 3 है। ठीक है, दूसरा गलत है बेटा, दूसरा गलत है, 1 और 3 है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24 नंबर है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा। न्यूयॉर्क आप देखोगे डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। जो आपके न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है बेटा, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरा समझिएगा और इसका राइट आंसर देने का प्रयास भी कीजिएगा। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। क्या बात सही है? जी हाँ, ये बात एकदम सही है। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया, तो ये भी सही है। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है। क्या ये बात सही है? नहीं बेटा, ये कोई बाध्यकारी नहीं है, ये कोई कोटो प्रोटोकॉल थोड़ा ही है कि ये बाध्यकारी होगा। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट जहां होगा उसको गलत कर दो, राइट आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपका बी नहीं होगा और सी नहीं होगा। अब या तो देखो आंसर आपका ए और या फिर डी। चौथे में कह रहे हैं यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित होता है। बिल्कुल, जो लोकल कम्युनिटी होती है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। नहीं बेटा, भारत इसमें प्रारंभ से नहीं था, बल्कि भारत ने इसमें बाद में आकर के 2020 के आसपास में आकर के भारत में इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, पहले नहीं था, बाद में हुआ है। तो पांचवा गलत है बेटा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसके बारे में पूछा आपसे? वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, मतलब कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। अब ये तो सभी में, तो आप देखोगे पर्यावरण को सुरक्षित करना, पेड़ पौधों को लगाना, और खासतौर पर एक अवेयरनेस, ऐसा मूवमेंट्स बढ़ावा देना उसको, वगैरह वगैरह। आओ देखो क्वेश्चन, तंत्रिका अपभ्रंश मतलब कि न्यूरो डिजेनेरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व मानो जाने वाले आप देखोगे मेगाटाइट्स कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किन से उत्पन्न होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका करेक्ट आंसर बताओ। फिर से देख लो, तंत्रिका जो अपभ्रंश होता है बेटा, जिसको न्यूरो डिजेनेरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरण प्रदूषकों के रूप में, अब जैसे मोटर गाड़ी जो ब्रेक होते हैं बेटा, उनसे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ब्रेक से, क्योंकि घिसता है वो। मोटर गाड़ियों के इंजन बिल्कुल निकलता है उससे। घरों में प्रयोग किए जाने वाले जो आपके माइक्रोवेव जो स्टोव होते हैं उनसे, बिजली के संयंत्रों से, और टेलीफोन लाइनों से। तो यहाँ पर आप देखोगे सभी से, मतलब कि जो इसका राइट आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए था। क्या आपका भी डी था? बताओ, क्या आपका भी डी था? चलिए देखिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना, मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर। देखो, जब भी मेरा पढ़ाने का उद्देश्य जब भी सही है कि जब आप भी उसमें कुछ अपना पार्टिसिपेट करें और कुछ क्वेश्चन का आंसर आप दें। बताओ फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निसंधक भोजी मतलब कि फिल्टर फीडर है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
फिल्टर फीडर, मतलब कि ये क्या करता है, जैसे फिल्टर फीडर का काम करता है। तो कौन सा है, इसको बोलते हैं बेटा आयस्टर, जिसको सीप कहा जाता है। तो ये फिल्टर फीडर का काम करता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। आइए देखिए, ये आपको कमेंट्स में बताना है बेटा, निम्नलिखित में से जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्ष है चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा बेटा, साइकिल पढ़ा है कि नहीं, साइकिल, अरे बोलो हाँ, साइकिल पढ़ा है। जैसे आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं बेटा, आप ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं बेटा, आप जल के बारे में पढ़ते हैं, इस तरीके से आप फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आप कार्बन डाइऑक्साइड के चक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो अलग अलग जो चक्र हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसी में से आपसे पूछा है कि कौन सा अपसादी, मतलब कि भू रासायनिक जो चक्र होते हैं चट्टानों से अपक्षय के कारण होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस या सल्फेट चक्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ध्यान में रखना, ये कंफ्यूज कर देगा आपको, है ना, ये क्या कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो 27 नंबर है, इसका कमेंट्स में आपको करेक्ट आंसर देना है। ओके, चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहारी, मतलब कि हेड्रेटाइटिवोर हैं, हेड्रेटाइटिवोर हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कैचुआ, कैचुआ इसके अंतर्गत आएगा, ऑब्वियसली कैचुआ तो ये होता ही है, क्योंकि ये तो अपरदायी होता है बच्चे कुछ। जेलीफिश, क्या जेलीफिश इसके अंदर आता है बेटा, देखो जेलीफिश इसके अंदर नहीं आती है। सहस्त्राब्दी जो आपके मिलीपीड होते हैं क्या इसमें आते हैं, समुद्री घोड़ा नहीं, समुद्री घोड़ा इसमें कदापि नहीं आएगा, ठीक है, समुद्री घोड़ा कभी भी नहीं आएगा। हाँ, जो कि आपका कास्ट युकाक होता है बेटा, जिसको वुडलाइस कहते हैं, ये इसके अंदर आता है। देखो समुद्री घोड़ा जहां पर है उसको कट करो पहले, और जेलीफिश जहां है उसको कट करो, बाकी का आंसर निकलेगा। तो नंबर 2 नंबर 4 जहां उसको काट दो, राइट आंसर आ जाएगा। नंबर 2 नंबर 4, नंबर 2 नंबर 4, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 1 3 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि कैचुआ जो आपका सहस्त्रपादी होता है वो आता है, और कास्ट युका जिसको वुडलाइट्स बोलते हैं वो इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अपरदक के बारे में, ठीक है, क्या पढ़ा है आपने, पढ़ी है ये अपरदक के बारे में सारी चीजें, पोषक तत्वों को अपघटित करके पोषक चक्र में योगदान करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप, जैसे डीकम्पोजर आपने पढ़ा है, अरे बोलो हाँ, ठीक है। चलिए, बैक्टीरिया फंगी वगैरह तो उसी में ही आते हैं, अपमार्जक जिसको हम कहते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया, ओह गॉड, 1 सेकेंड, चलिए। तो ये कह रहे हैं कि कॉमन जो आपका कार्बन मैट्रिक है वो किस लिए विकसित किया गया था, उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो बताओ किसके लिए था। संपूर्ण विश्व में जो निर्माण कार्यों में कार्बन पदचिन्ह का आकलन करने के लिए इसको लाया गया था, कॉमन कार्बन जो मैट्रिक है इसका काम था कार्बन पदचिन्ह का आकलन करने के लिए। ये कार्बन उत्सर्जन को बेटा नहीं, विश्व भर में वाणिज्यिक कृषि नहीं नहीं नहीं, इसका बात नहीं है। सरकारों को आदेश के लिए समग्र कार्बन पदचिन्ह आकलन करने के अधिकार क्षेत्र नहीं बेटा, ये भी नहीं है। किसी इकाई समय यूनिट विश्व में जीवाश्म ईंधन नहीं बेटा, ये भी नहीं है। तो पहला इसमें सही था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित समूह में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। सहजीवी संबंध आपने पढ़ा है, अरे बोलो हाँ। जब आप पढ़ते हैं सारी चीजें, जिसमें कंपटीशन भी आप पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, कंपटीशन पढ़ते हैं कि नहीं, बताओ। नाइडेरिया क्या इसमें सहजीवी संबंध बनाएगा, कवक जिसको फंजाई कहते हैं, प्रोटोजोआ, तो बेटा ये सभी क्या है, ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, 1 2 3 तीनों सही है बेटा। अब पूछा है सही प्रयोग, तो सही तीनों ही है सही, ठीक है, डी है, ये सब सहजीवी संबंध में बना लेते हैं।
नाइजीरिया और डाइनोफ्लेक्सिस शैवाल के बीच में संबंध सहजीवी कहलाता है, क्योंकि पशु मेजबान और शैवाल दोनों संघ को लाभान्वित हो रहे हैं। यह पारस्परिक क्रिया जिसमें लाइकेन एक सहजीव होता है कवक के साथ में जंतुओं के बीच हरे शैवाल, ठीक है। तो इस तरीके से सहजीविता को ये आगे बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 31। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। अब देखो 64 योगिनी मंदिर आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हम पीटी 365 भी आपको प्रोवाइड करवाए थे, तो वहां से आपने डाउनलोड करके उस क्या होगा। चलिए देखिए, यह कच्छप घात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। कैसा मंदिर है बेटा? ये कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार मंदिर है। जी हाँ, एक वृत्ताकार मंदिर है, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। देखो शब्द को जरा खेल है, एकमात्र ऐसा नहीं है, इसके सिवा अन्य कई ऐसे 64 योगिनी जो मंदिर हैं, ऐसे कई मंदिर और बनवाए गए हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं, और इनकी संरचना लोकप्रिय धारणा और भारतीय संसद भवन के पीछे प्रेरणा थी, ठीक है। तो ये देखो दूसरा गलत है, एकमात्र तो ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन नहीं बेटा, ये शैव धर्म से संबंधित थे, मतलब कि भगवान शिव से समर्पित हैं ये, ठीक है। तो तीसरा गलत है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो पुरानी वाली जो संसद है वो इसके लिए एक लुटियन, ठीक है, पर बनी हुई है, लुटियन जो स्ट्रक्चर आता है। तो आप देखो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में भी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में लोथल के नॉर्थ में एक हड़प्पा का एक स्थल खोजा गया जो लगभग 3500 से 3600 ईसा पूर्व का है। वो ताम्रपाषाण काल से पहले का है वो, है ना। तो वहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बेटा। तो क्या करें, देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संभवतः जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। बड़ा ही इजी है। धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। देखो रोपड़ और राखीगढ़ी दोनों हटा दो, ये जो है बेटा ये धोलावीरा है। क्या है? धोलावीरा इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है और जल निकासी के लिए प्रसिद्ध ये माना गया है। उपेंद्र सिंह के अध्याय में आप पढ़ते हो, ठीक है, 4 हड़प्पा सभ्यता जो कि 2600 से 1920 में ऐसा आपको मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप बताइएगा कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य? बोलो हाँ। चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे भाई और बहनों, सहस्त्रहवीं शताब्दी, जब 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं कि पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? 17वीं शताब्दी के बारे में पूछा, जैसे भरूच में थे, चिकाकोल में थे, त्रिचिनोपोली में थे। बताओ, बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा, घुमा के सीधा योरकर मार दिए सिर पे। देखो चिकाकोल में नहीं था इसका कारखाना, बाद में खुला है लेकिन उस समय नहीं था। तो 2 को हटाओ, पहले 2 नंबर हटाओगे तो आंसर शायद आपको मिले। ये जो आपकी त्रिचिनोपोली थी बेटा, यहाँ पर भी नहीं था, तो ये भी गलत है। तो पहला एकदम सही है, भरूच में इनका कारखाना हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि 1615 में सर थॉमस रो और जेम्स प्रथम के सामान्य रूप से यहाँ पर राजपूतों के द्वारा जागीर के दरबार में आए थे और फरवरी 1619 में, हालांकि मुगल बादशाह के शासनकाल में वाणिज्यिक संधि समाप्त करने में असफल भी रहे थे,
परंतु अहमदाबाद में वृक्ष में कारखाने की स्थापना की अनुमति सहित कई ऐसे विशेष अधिकार भी इनको सुरक्षित रूप से सफल मिले हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और ये विपिन आप पढ़ते हो ना, ठीक है, आधुनिक भारत के साथ स्पेक्ट्रम को आप पढ़ोगे अध्याय 3 में, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, यूरोपीय यूनियन का आगमन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ये डरना कदापि नहीं है, क्वेश्चन में ये आंसर है। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? जैसे मगध के गुप्त थे, मालवा के परमार थे, थानेश्वर के पुष्यभूति थे, कन्नौज के मैकिर थे, देवगिरी के यादव थे और वल्लभी के मैत्रक थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, अगर आप करना चाहोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, अगर हम देखिए पहला स्टेटमेंट की बात कर ले तो मगध के गुप्त थे, देखिए मगध के गुप्त हुआ करते थे, ये बात सही है, लेकिन मालवा के परमार नहीं थे बेटा। थानेश्वर के पुष्यमुत्र थे, ये भी बात सही है, और कन्नौज के मोखिर थे, देवगिरी के यादव नहीं हुआ करते थे, वल्लभी के मैत्रक थे। अब देखो पांचवा गलत है और दूसरा गलत है, जहां पर 5 और 2 मिले उसको कट कर दो, आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 6, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन। पुर्तगाली लेखक जिसको नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी, मतलब कि किन किन क्षेत्रों में महिलाएं कार्यशील थी उस समय, ये पूछा गया है। बताओ, पहला, क्या कुश्ती लड़कती थी? हाँ बिल्कुल कुश्ती लड़ती थी। ज्योतिष शास्त्र में थी? बिल्कुल थी। लेखाकरण थी? जी हाँ। भविष्यवाणी भी करती थी? जी हाँ। तो यहाँ पर सभी है, तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी, ये सभी हो जाएगा। चलो 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? मदनपल्ली पूछा है। अब ये जो मदनपल्ली बेटा, ये किसी वजह से तो चर्चाओं में रहा होगा, तो किन चर्चाओं की वजह से ये चर्चाओं में रहा मदनपल्ली जो है ये? आप देखोगे ये रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर राष्ट्रीय गान का बांग्ला में, अंग्रेजी में अनुवाद किया था बांग्ला से, ठीक है। राष्ट्रीय गान जो था बांग्ला में था, अमार सोनार बांग्ला, आपने देखा होगा। तो इसको इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट, और इनका बहुत बड़ा म्यूजियम है वहां पे मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन था निम्नलिखित युगों पर विचार करें, ऐतिहासिक स्थान है और क्या थी के कारण है। जैसे बुर्ज होम, शेलकृत देव मंदिर है ना, बुर्ज होम, शेलकृत देव मंदिर, चंद्रिक जो आपके चंद्रिक के तुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां। बताओ इसमें करेक्ट आंसर कौन सा? देखो बुर्ज होम की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं शेलकृत देव मंदिर। बेटा बुर्ज होम पड़ता है आपका कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा, तो इसका कहीं दूर तक लेन देन है नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 को काट कर दो, आंसर मिलेगा। ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर या तो सी है या फिर डी है। और इसमें तय हो गया कि तीसरा सही है कि गणेश्वर में ताम्र जो आपकी कलाकृतियां थी, लेकिन चंद्र के जो गढ़ है आपका, वहां पर भी टेराकोटा से कला आपको मिलती है, ठीक है। तो डी राइट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो ये मेडिवल जो हिस्ट्री रही है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वाजियम युवराज की खोज में सिंध नदी तक पहुंच चुका था। बिल्कुल उसके शासनकाल के समय आप देखोगे वो वहां पर आ चुका था, उसने आक्रमण भी किया था, तो सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंध नदी पार की। देखो बेटा ये गलत है, इसके शासनकाल से पहले ही उसने ये सारी चीजें कर ली थी। क्योंकि अवध, मुल्तान और सिंध राज्य पालों ने मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और मोहम्मद बिन तुगलक को स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसके चलते 1351 में उसकी मृत्यु हो गई और फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई 1838 में।
फिर मुल्तान जो आपके सुल्तान थे ईसाइयों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। फिर 1398 में तैमूर आक्रमण ने तुगलक वंश की स्थिति को खराब कर दी थी। तो ये चीजें चलती रही। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर आया था। तो बेटा ये भी गलत है। जो वास्को डी गामा आया था ये पुर्तगाली था और 17 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट के शासक जमुरीन ने उसका गर्मजोशी से स्वागत भी किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसने किया था? जमुरीन ने। जमुरीन ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया था। तो यहां पर पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, ओनली वन। चलिए आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संत फ्रांसीसी जेवियर आपके जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसीसी जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसीसी जेवियर को भोज का अनुष्ठान किया जाता है। सही आपको बताना है, सही आपको बताना है। देखिए ये है कि ये जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। बैरोल शैली से निर्मित इनका एक स्थल बनाया गया है। उनकी मृत्यु चीन में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। कहाँ हुई थी? चाइना में। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, प्राचीन भारत से पूछा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। पहला, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभंग निम्न जाति की सिविल विधि थी। बताओ क्या बात सही है? मिताक्षरा जैन धर्म आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको मिलता है मिताक्षरा के बारे में, तो ये गलत है। दोनों ही ले सकते थे, मिताक्षरा ऊंची निम्न क्या है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है ना। अब देखो जैसे पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, एलिमेंट मेथड लगा सकते हैं क्या? आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा। आइए और पढ़ते हैं। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा करते थे, जबकि दयाभांग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो बताइएगा क्या ये बात सही है? अरे बोलो हाँ। तो देखो ये जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है बच्चे, ये एकदम सही है। वहीं अगर हम तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ें कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है बेटा, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बभूति जिसको हस्तमिल्ल और मितेक्षवर क्यों प्रसिद्ध थे? बताओ बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपने कमेंट्स करना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा। तो इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर कमेंट्स में देना आपको, 41 नंबर का। नेक्स्ट, अब देखो ये मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि 1919 के मार्टिन्यू चैम्सफोर्ड सुधार ने 21 वर्ष से अधिक की आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार दे दिए थे। क्या ऐसा है क्या? नहीं बेटा, गलत है। 1935 के गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट ने विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित का प्रावधान किया था। ये बात सही है। तो दूसरा सही है बेटा, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये आपने सब पढ़ के रखा है, इसमें कोई दोहराग्रह है नहीं। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 को निम्नलिखित पे पूछा है, बताओ क्या है? 8 अगस्त 1942 को किससे रिलेटेड है जी? अरे बोलो हाँ। AICC द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव इसको अंगीकार कर दिया गया था।
ठीक है, तो ये बात सही है, ये इसीलिए तो आया है 8 अगस्त 1942 को करो या मरो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे आधार देने का प्रयास भी किया था। नेक्स्ट 44 नंबर है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय ग्रामीण जो धार्मिक सूरी गीत काव्य है जिसको सॉन्ग क्रॉस प्रिजन से संबंधित थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन थे? बोलो महात्मा गांधी थे। अरे बोलो हाँ, बोलोगे क्या? अरे बोलो हाँ, कुछ तो बोलो भाई। तो कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी थे। ठीक है, सी। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में, जैसे आपका परगना होता है, पहले क्या होता है? परगना होता है, सरकार होती है, फिर सूबा होता है, तो ये आ जाएगा। ये उस समय हुआ करता था, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे या थी, जो बाद में वेंथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो कौन थी या कौन थे, ये आपसे पूछा गया है, बताओ कौन थे? एनी बेसेंट थी क्या? कौन थे? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। नेक्स्ट औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह शाहनवाज खान, प्रेम सुगल, जो कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? बोलो, आज़ाद हिंद फौज के लिए इनको जाना जाता है। इंडियन नेशनल जो आर्मी के अधिकारियों में इनका नाम शामिल है। नेक्स्ट ये इजी जी क्वेश्चन है, इसमें हार्ड तो कुछ है नहीं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, हैदराबाद राज्य से अराकोट की निजाम का उदय हुआ था। क्या हैदराबाद से निजाम बना था? बताओ। अरे बोलो हाँ, कुछ तो बोलो। क्या निजाम बना था यहाँ से? नहीं बच्चे, ये पहला गलत है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। हाँ, ये बात सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। नहीं बेटा, ये गलत है। पहला गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब ये पूछा गया आपसे, अजंता की गुफाएं वाघोर जो नदी के तट पर अवस्थित है, बोलो कहां पर अवस्थित है? पहले तो ये बताओ किस स्टेट में है ये अजंता की गुफाएं? अजंता की गुफाएं कहाँ मिलती हैं आपको? महाराष्ट्र में मिलती है। एमएच बोले तो औरंगाबाद में, है ना? तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ये है सांची स्तूप चंबल नदी पर, ये गलत है। पांडु जो आपके लोकण गुफा देवी मंदिर नर्मदा, ये भी गलत है। अमरावती जो स्तूप गोदावरी नदी, ये भी गलत है। तो पहला सही है, अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी, जो नदी की घाटी में स्थित है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन लूंगा, एक और क्लास इसका प्रोवाइड करवाऊंगा किसी कारणवश। यूनिसेफ मतलब कि आपसे पूछा गया है, द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रीय भाषाओं को बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या है? देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, ये 21 फरवरी नहीं है। ठीक है, ये 21 फरवरी नहीं है। मातृभाषा दिवस मनाने की विचारधारा बांग्लादेश की थी और 1999 में यूनेस्को में आम सम्मेलन में अनुमोदित थी और 2000 से दुनिया भर में ये हुई थी। हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और 21 फरवरी उस दिन के लिए वर्षगांठ है जब बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बांग्ला की भाषा में आप देखोगे मान्यता के लिए लड़ाई लड़ी थी। पूछा कौन सा सही है? यूनिसेफ द्वारा नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में होता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा बनाया जाता है, यूनिसेफ नहीं है, यूनेस्को है। तो पहला गलत है बेटा। दूसरा सही है, पाकिस्तान जो सभा थी इसने मांग रखी थी कि अंतर्राष्ट्रीय बांग्ला, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे आज की क्लासेस में हम इतना ही रहने देंगे बेटा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट्स में, सिंधु से रिलेटेड है। ठीक है, सिंधु नदी से। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसका राइट आंसर आप दें मुझे कमेंट्स में। 53 नंबर का क्वेश्चन का लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देंगे, बाकी का आपसे कल की क्लास जो होगी उस पर चलिए परिचर्चा करेंगे। तब तक के रिवाइज करते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, और बहुत सारी क्लासेस आपके साथ में चल रही हैं उनको जरा देखिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बेस्ट ऑफ लक, बाय।